हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़की अपने परिवार के बारे में बताती है। जो वो लड़की जो है जब छोटी थी, लड़की का नाम जो है हबीबा होता है। लड़की जब छोटी थी, मतलब उसे पता भी नहीं था उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था। अब वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई। जब बड़ी हुई, पढ़ाई के लिए उसको घर से बहुत दूर भेज दिया जाता है। वो एक शहर में चली जाती है। उसका अब्बा जो है उस शहर में, उस इलाका में बहुत ही रसूखदार इंसान था, यानी पैसा का कोई कमी नहीं था। फिर भी उस पैसे को इजाफा और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो हर काम में इंटरेस्ट लेता था। वो आदमी आदमी का, उनका जो हबीबा होता है, उनका अब्बा का नाम होता है ज़ाहिर खान। अब ज़ाहिर खान जो है अपने काम के सिलसिले में घर में रहता और ऑफिस में रहता। लेकिन लड़की बड़ी हुई तो लड़की को पढ़ाई के लिए शहर भेज देता है। लड़की बीए कंप्लीट कर लेता है। जब बीए कंप्लीट कर लेता है तब उसे घर आना था। अब घर में लाने के लिए पिता खुद रिसीव करने के लिए उसको एयरपोर्ट पे जाते हैं, हवाई अड्डे पे जाता है। जाने के बाद एक कार से जाते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। पिता खुद जाता है। लेकिन लड़की जब बाहर आती है, वो लड़की जो हबीबा होता है, हबीबा अपने अब्बा को देखकर हैरान रह जाता है। क्योंकि उसके अब्बू जो है एकदम दूल्हे के भेष में। हबीबा गाड़ी में बैठने से पहले ही अपने अब्बू से कहा, अब्बू आप ये क्या लिबास पहन के हो, आपको तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दूल्हा हो। तो जाहिर खान जो है, हबीबा का अब्बा, थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। गाड़ी में बैठ जाते हैं दोनों। अब वो जाहिर खान खुद ड्राइव कर रहा था, यानी गाड़ी चला रहा था, और लड़की हबीबा जो है बिल्कुल उसके बगल में बराबर बैठने के बाद अब जाहिर खान जो कह रहा है, बेटा तुमने सही पहचाना, मैं दूल्हे जैसा लग रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। अब हबीबा को लग रहा था हो सकता है मैं बहुत दिन बाद घर आया हूँ, इसीलिए अब्बा कुछ लोगों को बुलाया होगा, पार्टी वार्टी दी होगी। लेकिन वो इसकी बहन थी, बात तो कुछ और ही थी। इसमें जाहिर खान कहता है, बेटा तुमने सही पहचाना, आज तुम्हारे अब्बू की शादी है। इसे सुनने के बाद हबीबा हैरान हो जाती है। और इस उम्र में अब्बू शादी कर रहे हैं और अब्बू खुद कह रहे हैं। हबीबा पूछती है, अब्बू ये आप क्या कह रहे हो? तो जाहिर खान कहता है, हबीबा के अब्बू कहता है, बेटा तुम सही सुन रहे हो, क्योंकि तुम जब तुम एक छोटी थी तब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो चुका था। मैं शादी इस वजह से नहीं किया था क्योंकि तुम बहुत छोटी थी, तुम्हारा देखभाल करना था मुझे। अब तुम बड़ी हो गई, तुम बालिग हो चुकी हो, अब मुझे शादी करना चाहिए। इसीलिए मैं एक लड़की देखकर मैंने शादी का फैसला किया और आज ही मेरा शादी है, इसीलिए मैं दूल्हे के भेष में हूँ। इसे सुनने के बाद तो हबीबा को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अब्बू के मुंह से ऐसी बातें निकल रहा था। अब हबीबा सोच में पड़ गई। तो हबीबा कहते हैं, ठीक है अब्बू, अम्मी देखने में कैसी है? इसे सुनने के बाद जाहिर खान जो है, हबीबा के अब्बू, मुस्कुराता है और कहता है, बेटा तुम अपने जो मेरे होने वाली बीवी है उसे तुम माँ मत कहना, अम्मी मत कहना। तो हबीबा पूछती हो, तो मेरे रिश्ते में माँ ही लगेगी, भले ही सौतेले है लेकिन माँ तो लगेगी। तो कहने लगा, नहीं तुम उसे माँ मत कहना, क्योंकि तुम उसे देखोगे तो खुद समझ जाओगे। जाहिर खान की उम्र जो है 44 साल बताई जा रहे हैं। अब जब ऐसी बातें सुनता है, हबीबा कुछ समझ नहीं पा रहा था। हबीबा सोचती है चलो ठीक है, घर जाने के बाद ही पता चलेगा क्या है मसला, क्या है मामला। अब घर जब जाती है तो देखता है कि घर में एक सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और ख़ास करके जाहिर खान के बिजनेस पार्टनर है और भी बिजनेस से जुड़े हुए सारे लोग हैं, और कुछ रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग भी हैं, जो पड़ोसी होता है उन लोग भी हैं। सब तैयारी कर रहा था जैसे पहली बार किसी का शादी होता है। लेकिन जाहिर खान पैसा वाला होने की वजह से वो सारी तैयारी किया था। दूसरी शादी में भी इस उम्र में शादी कर रहा था, 44 साल की उम्र में शादी कर रहा था, लेकिन ऐसा जश्न मना रहा था जैसे कोई एक नौजवान लड़का का शादी होता है और पहली बार होता है। अभी हबीबा घर पहुंची कि जो जान पहचान वाले हैं, हबीबा को थोड़ा मिलती है, बातचीत करती है। खास करके रिश्तेदार पड़ोसी हबीबा को देख के बातचीत करता है, और इसी में से कुछ लोग फुसफुसा रहा था उस जाहिर खान के शादी को लेकर। हबीबा के कान में सुनाई भी दे रहा था, जो इस उम्र में देखो जाहिर खान दौलत है, इसीलिए वो ऐसा हरकतें कर रहे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ये सब बातें जब हबीबा के कान में बजने लगा तो हबीबा को थोड़ा बुरा लगा, थोड़ा खराब लगा। उन्हीं के घर अब्बू के बारे में बुराई कर रहे हैं, और हबीबा पढ़ी लिखी थी इसीलिए सोच रही इसमें बुराई की क्या बात है। अब्बू जो करने जा रहे हैं गलती तो करने जा रहे हैं, इस उम्र में शादी करने का मतलब क्या है। और हो सकता है अब्बू ने सोचा जो कुछ ही समय बाद मेरा भी शादी हो जाएगा, क्योंकि मैं भी बालिग बन चुकी हूँ, जवान हो चुकी हूँ। मेरा शादी हो जाने के बाद शायद अब्बू अकेले पड़ जाएंगे, इस वजह से शादी कर रहे हैं, जो अब्बू के बुढ़ापा कैसे कटेंगे। लेकिन ये भी सोच रहे थे अब तक तो अब्बू अकेले ही थे, मैं तो बाहर ही थी, मैं तो पढ़ाई करने के लिए बाहर ही रहती थी।
खैर जो भी है, उसे थोड़ी देर में अब उसका अब्बू ज़ाहिर खान आ जाता है और आने के बाद हबीबा को कहता है, बेटा तुम्हारी होने वाली माँ जो है उस कमरे में है, तुम उनके पास जाओ और थोड़ा बैठो, वो डरी हुई है। हबीबा को फिर एक झटका लगा, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब शादी होती है, जब निकाह होता है किसी का, ख़ास करके दूल्हा दुल्हन के घर में जाता है, यानी लड़की के घर में जाता है, उससे शादी निकाह करके लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर तो बताया जा रहा है, ज़ाहिर खान खुद बता रहा है, जो तुम्हारी होने वाली माँ जो है दूसरे कमरे में बैठी हुई है, बस इमाम साहब आने ही वाला है, हम लोगों का निकाह पढ़ाएंगे। हबीबा को कुछ समझ में नहीं आया। हबीबा उस कमरे में चले जाते हैं जिस कमरे में बताया गया जो वो लड़की बैठी हुई है। अब हबीबा जाती है, उस कमरे में जाने के बाद हबीबा के जो कदमों तले यानी पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस लड़की को देखने के बाद हबीबा के होश उड़ चुका था। वो लड़की जो है महज 14 साल की उम्र की लड़की होती है, बहुत छोटी सी दुल्हन के ड्रेस में बैठी हुई थी। अब हबीबा उसके करीब जाते हैं और बैठते हैं, क्योंकि हबीबा से भी छोटी थी। हबीबा 21 साल की हो चुकी थी और का अब्बा जो ज़ाहिर खान है 44 साल का व्यक्ति होकर एक 14 साल के लड़की के साथ शादी करने जा रहा था, निकाह करने जा रहा था। हबीबा को झटके पे झटका लग रहा था। खैर हबीबा उस लड़की के पास पहुंचती है, दुल्हन के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद सलाम करती है, सलाम का जवाब भी देती है वो। अब उसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है मेरा नाम जोया है। अब जोया जब नाम बताया तो हबीबा पूछने लगे, जोया तुम्हारी उम्र क्या है? क्योंकि कोई नहीं था आसपास। जैसे हबीबा का एंट्री हुआ, कोई दो तीन और थे बगल के, वो लोग उठ के चली जाती है। जो ज़ाहिर खान का बेटी आगे अपनी माँ से बात करेगी तो हम लोग को जाना चाहिए। वो लोग घर से निकल जाते कमरे से। अब हबीबा और जोया अकेली थी, इसीलिए हबीबा थोड़ा बहुत पूछताछ करने लगी, लेकिन जोया कुछ बता नहीं रही थी। तब दोबारा जब हबीबा पूछा, मैंने पूछा तुम्हारा उम्र क्या है, तो जोया कहने लगी अम्मी ने मना किया। अम्मी ने कहा कि जो किसी को अपनी उम्र के बारे में मत बताना। हबीबा कहती है खैर कोई बात नहीं। हबीबा पूछती है तुम कहाँ तक पढ़ाई की हो? तो जोया इसमें कहती है मैं हिफ्स किया हूँ। यानी हिफ्स एक कुरानी हाफिज़ लड़की थी, हाफिज़ कुरान लड़की थी वो 14 साल की उम्र में, जो मैं हिफ्स किए हूँ और मैं उर्दू जानती हूँ, उर्दू पढ़ लेती हूँ, लिख लेती हूँ। और मुझे दुनिया की तालीम तो मुझे ज़्यादा नहीं मिली, बस दीनी तालीम में मुझे इतना आता है। मैं हिफ्स की हूँ और उर्दू लिख भी लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ। इसे कहती है जोया, फिर खामोश हो जाते हैं। हबीबा कहते हैं बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें दीनी तालीम तो पता है। अब दीनी तालीम हासिल किया, इसीलिए हबीबा बहुत खुश होती है और कहने लगती है तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? शादी से तुमको निकाह से पहले मेरे अब्बू क्यों तुम्हें यहाँ लेकर आया? जोया कहती है इसके बारे में मुझे नहीं पता गया, बस मेरी अम्मी और अब्बू है इसी शहर में, गाँव में है। लेकिन तुम्हारे जो अब्बू है हमारी अम्मी और अब्बू से कहकर लेकर आया जो इस लड़की की शादी जो है, निकाह जो है मेरे ही घर में होगी, क्योंकि हम लोग का घर बहुत छोटा है, हम लोग बहुत गरीब है। फिर जोया पूछने लगे तुम्हारे अम्मी अब्बू क्या अपनी मर्जी से ये शादी करवा रहे हैं मेरे अब्बू के साथ? तो फिर जोया कहने लगी मुझे नहीं पता, बस अम्मी और अब्बू ने कहा बेटा ये व्यक्ति जो है, ये इंसान जो है तुमसे निकाह करना चाहता है और ये तुम्हें लेकर जाएगा, तुम्हें रानी की तरफ वहाँ पर रखेगा। बहुत पैसा वाला इंसान है, रसूखदार इंसान है, तुम शहर में रहोगे और तुमको इनके साथ जाना है। बस इतना कह देने के बाद मुझे कुछ कपड़े दिए, जो मैं कपड़े पहनी हूँ ये कपड़ा दिया, और उसके बाद हमें रवाना कर दिया। मैं आपके अब्बू के साथ मैं यहाँ पर आ गई। आज थोड़ी देर में इमाम साहब आने वाला है, हम दोनों का निकाह पढ़ाएंगे। हबीबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हबीबा को इतना लगा था, पढ़ी लिखी लड़की थी, जब जोया से इतना बात किया तो हबीबा को लगा ये तो बहुत भोली है और बहुत छोटी सी है, इसलिए मासूम है, इसे तो कुछ पता भी नहीं इसके साथ क्या होने जा रहा है। खैर जो भी है, उसके बाद मौलवी आती है, शादी होती है, निकाह पढ़ाया जाता है। निकाह जब वो पढ़ा लेते हैं उसके बाद अब लोग थे, सारे लोग थे, मेहमान था, खाना वाना भी आया था, सब लोग खाए और धीरे धीरे एक एक करके सब जाने लगा। उसके बाद अब हबीबा जो है अपनी सौतेली माँ को, जोया को लेकर एक कमरे में जाती है, जिस कमरे में उसके अब्बू को जाना था। अब उस कमरे में जाती है तो अब आसपास के औरतें लोग भी सब चले गए थे, घर एकदम खाली हो चुका था। हबीबा उस जोया को लेकर एक कमरे में जाती है। जाने के बाद उस कमरे में उसको कहती है जो तुम इसी कमरे में रहना, अब्बू थोड़ी देर में आ जाएंगे, उनके कुछ दोस्त हैं, उन लोग को छोड़ने के लिए गए हैं, थोड़ी देर में अब्बू आ जाएंगे। लेकिन जोया इधर उधर देखने लगी और हबीबा पूछने लगी कुछ चाहिए था क्या? तो जोया कहने लगी हाँ, इस घर में कुरान शरीफ नहीं है क्या? क्योंकि रात के वक्त था, शाम को शादी हुई थी, धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते 9:30 10 बज चुका था। हबीबा पूछने लगी हाँ, कुरान शरीफ तो इस कमरे में नहीं है, पर है कुरान शरीफ तो घर पर है। क्यों?
तो ज़ोया कहने लगी, जो मैं हर सुबह कुरान पढ़ती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ। तो इसमें हबीबा कहती है, मुझे नहीं लगता कल सुबह तुम कुरान पढ़ पाओगे या कुरान की तिलावत कर पाओगे, क्योंकि हबीबा को पता था इतना, जो शादी का पहला रात क्या होता है। इस वजह से वो पढ़ी लिखी थी, बड़ी हो चुकी थी, 21 साल की थी, अब वो बालिग बन चुकी थी, उसे उससे भी सब पता है। लेकिन वो खुलकर बता नहीं पा रहे थे ज़ोया को। ज़ोया तो 14 साल की लड़की है, उसे क्या पता था, शायद उसे पता भी नहीं। तो इसमें ज़ोया कहती है, नहीं नहीं, ये तो मेरा रूटीन है, मैं तो कैसे भी करके टाइम निकालती हूँ और सुबह कुरान की तिलावत ज़रूर करती हूँ। अब एक हिफ्ज़ किया हुआ लड़की जब कुरान की मांग करे और वो रोज़ कुरान का तिलावत करती है, उसका रूटीन बनी। इसीलिए हबीबा कहती है, ठीक है, तो मैं लाकर रखती हूँ अभी कुरान शरीफ। और दूसरे कमरे से जहाँ पर कुरान शरीफ रखा हुआ था, कुरान शरीफ को उस कमरे में ले जाती है और ज़ोया को कहती है, मैं यहाँ ऊपर तख्ते पर रख देती हूँ, अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम कुरान पढ़ लेना। एक कहकर चली जाती है। रात बीत जाती है, यानी कुछ समय बाद उनका जो ज़ोया हबीबा का जो अब्बा है, ज़ोया का पति ज़ाहिर खान, उस कमरे में जाता है और उसके बाद सुबह हो जाती है। लेकिन सुबह उठकर जो है हबीबा बस यही सोच रहे थे, लेटे लेटे रात भर यही सोचती रही, अब्बा इस उम्र में शादी किया भी तो किया अपनी लड़की से भी कम उम्र का एक लड़की से। अब्बा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे, अपनी दौलत का फ़ायदा उठा रहे। एक गरीब लड़की को हो सकता है इसे खरीद कर लाया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे, तरह तरह की सोच आने लगे। उस रात को न जाने उस छोटी सी बच्ची के साथ अब्बा क्या कर रहा होगा। यही सोचते सोचते सुबह हो जाता है। जब सुबह हो जाता है, हबीबा सोचती है, क्यों ना अब इस घर में तो कोई रहा नहीं घर का काम करने के लिए। अब वो ज़ोया तो आज उसका पहला दिन है, तो इसीलिए हबीबा जो है सोचती है कि सबके लिए नाश्ता बनाया जाए। उसकी अम्मी के लिए, जो अम्मी बनी थी सौतेली, ज़ोया के लिए नाश्ता बनाया जाए, अब्बू के लिए नाश्ता बनाया जाए, खुद के लिए नाश्ता बनाया जाए। इसीलिए वो फ्रेश होकर मुँह हाथ धोकर किचन रूम में जाती है। जैसे किचन रूम में जाती है, दिखते कि ज़ोया वहाँ पर खड़ी है और वो सबके लिए नाश्ता बना रही है। इसे देख के तो हैरान हो जाती है हबीबा, जो इतनी सुबह सुबह ज़ोया किचन में आई और इतने सारे नाश्ता भी बन चुका था, उस तक नाश्ता बना के तैयार था। तभी जो है हबीबा सोच में पड़ जाती है, जो इतना सुबह सुबह ज़ोया जाग भी गई, सारे लोगों के लिए नाश्ता भी तैयार कर लिया। फिर हबीबा पूछने लगे, जो तुम इतना सुबह क्यों उठ गई हो, और ये तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें आराम करना चाहिए था, तुम्हें तो कुरान का तिलावत करना चाहिए था, तुम यहाँ नाश्ता बनाने आई हो। चलो छोड़ो, मैं बाकी काम मैं कर लेती हूँ, तुम कमरे में जाओ। तो इसमें ज़ोया कहती है, नहीं, आपके अब्बू ने कहा जाओ, घर के सारे काम काज पड़ा हुआ है, किचन रूम में जाओ, सारे काम कर लो। तो हबीबा पूछती है, क्या अब्बू अपने मुंह से ये कहा? तो ज़ोया ने कहा, हाँ, उन्होंने कहा जाओ, और मेरी बेटी अगर जागेगी उनके लिए भी नाश्ता बनाओ, उनके कमरा भी साफ कर देना। अब हबीबा को सब कुछ एकदम अजीब सा लग रहा था। अब्बू जो कुछ भी कर रहा था, हबीबा के लिए सब एकदम नया नया लग रहा। अब्बू इतना ज़्यादा बदल गया, पहले तो ऐसे नहीं थे। दिन बीतते गया, समय बीतते गया। अब देखा कि उस ज़ोया को नौकरानी बनाकर रखा है उस घर के अंदर। यहाँ तक कि हबीबा को ज़ाहिर खान, जो हबीबा के अब्बू है, वो कहते थे, बेटा तुम अपना काम मत किया करो, छोटा मोटा काम जो भी है तुम ज़ोया को बताया करो, वो कर लिया करेगी, तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। इतना कहने के बाद हबीबा कहती है, जो अब्बू वो मुझसे छोटी है और इतना काम तो करती है, और मैं भी दिन भर घर पर अकेली रहती हूँ, अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर भी लेती हूँ तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, उस लड़की को तो, अम्मी को तो थोड़ा आराम मिल जाएगी। तो इसमें ज़ाहिर खान कहती है, नहीं नहीं, उसे ज़्यादा आराम कराओगे तो उसकी आदत बन जाएगी, फिर उसकी आदत बन जाएगी, फिर देखना बाद में जाकर ये मुसीबत बनेगी, काम करना नहीं चाहिए, इसीलिए उसे ये सब करा लिया करो। तो हबीबा कहते, ठीक है अब्बू। फिर उसके बाद ज़ाहिर खान जो है कहते हैं, जो मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ेगा, हो सकता है 2-1 दिन मुझे शहर में ही रुकना पड़े, तो तुम घर का ख्याल रखना, और हाँ, कोई चीज़ अगर कमी रहा तो ये पैसा रख लो और मंगवा लेना। और हाँ, ज़ोया को ज़ोया के हाथ में पैसा बिल्कुल मत देना, उसे पता नहीं, और वो ज़्यादा खर्च कर डालेगी, फिर उसकी आदत बन जाएगी। यानी हर बातों में ज़ाहिर खान जो है, ज़ोया को ऐसा लग रहा, हबीबा को ऐसा लग रहा था, जो ज़ोया के हाथ में कुछ मत देना, ज़ोया को घर के सारे काम कराना, यानी जैसे एक नौकरानी को कराया जाता है, इस तरीके से तुम उसके साथ व्यवहार करना, उसके साथ सलूक करना। ये सीख दे रहा था ज़ाहिर खान अपनी बेटी को। अब उसके बाद हबीबा पूरा पैसा ले लेती है और उसके बाद ज़ाहिर खान चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, अब्बू जो बता के गया था ज़ाहिर खान, वो नहीं मानती। हबीबा जो है ज़ोया के हाथ बटाती, ज़ोया के साथ अच्छे से बात करती, यानी सहेली के जैसे वो रह रही थी और पूछताछ करती।
फिर हबीबा एक दिन सोची, अब्बू तो बाहर गए हुए, क्यों ना मैं जोया के बारे में, उसके पूरा परिवार के बारे में बात करूं। आखिर उनके माँ-बाप ने क्यों शादी करवाया मेरे अब्बू के साथ? क्या उनके अम्मी और अब्बू को पता नहीं था जो मेरी अब्बू अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, कहाँ 44 साल का आदमी और कहाँ 14 साल की एक फूल सी बच्ची, इसका शादी क्यों कराया? इस बारे में वो पूछना चाहती थी। लेकिन जोया कुछ बताने से हिचकिचा रही थी, कुछ भी नहीं बताई। वो कहने लगी, जो मेरी अम्मी और अब्बू ने जो कहा मैं वही मान लिया। मैं अम्मी और अब्बू को बहुत मानती हूँ, मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती। इस वजह से उन दोनों ने जो कुछ भी कहा मैं वही मान लिया। इतने में देखता है कि जोया की आंख भर आती है, तो उसको तसल्ली देने के लिए हबीबा उसके आंख से आंसू पोंछने लगती है कि देखते कि उसके पूरे बदन गर्म है, यानी उनको बुखार था। अब हबीबा कहती है, अरे तुम्हें तो बुखार है, तो तुम ये सारे काम क्यों कर रहे हो? जाओ तुम अपने घर पे, अपने रूम पे आराम करो। हबीबा, अब जोया तो जाना नहीं चाहती थी। जोया कहती थी, अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल जाएगा वो फिर मुझे डांटेंगे। तो हबीबा कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा और डांटेंगी भी नहीं, और हाँ, अब्बू को पता भी नहीं चलेगा जो ये सारे काम मैं की हूँ। कोई बताने वाला तो घर पर है ही नहीं, तो तुम बेफिक्र रहो, अब्बू को पता नहीं चलेगा, तुम जाकर आराम करो। जोया को अपने कमरे में भेज देती है और घर के सारे काम हबीबा खुद कर लेती है। लेकिन शाम होते होते उसी दिन ज़ाहिर खान वापस आ जाता है शहर से। अब शहर से जब घर वापस आया, उस रात को बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हो रहा था। हबीबा अपने कमरे में थी। इस शोर की वजह से हबीबा को नींद नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हो रहा था मियाँ बीबी में, ज़ाहिर खान और जोया में। जोया तो कुछ कह ही नहीं रहा था, लेकिन ज़ाहिर खान बहुत चिल्ला रहा था। हबीबा आखिरकार दरवाज़ा खोल के जैसे बाहर आती है, तो देखती है कि जोया दौड़ते हुए बाहर आती है अपने कमरे से, और उसके पीछे ज़ाहिर खान भी आता है। जोया हबीबा के पास आ जाती है और हबीबा जो है उसे पकड़ लेती है, जोया को। और जोया हबीबा पूछने लगती क्या हुआ, लेकिन जोया कुछ पता नहीं, और थर-थर काँप रही थी। तो इतने में ज़ाहिर खान भी बाहर आते हैं, गुस्से में आते हैं और कहने लगते हैं, जो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हबीबा को देख के, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई। तो इसमें हबीबा बगावत पर उतर आई और बदतमीज़ी करने लगता है, क्योंकि बात ही कुछ वो कर रहे थे ज़ाहिर खान, इसीलिए हबीबा को मजबूरन बोलना पड़ा बाप के ऊपर बात। वो कहते, अब्बू आप ये क्या कर रहे हो? आप इनके ऊपर हाथ उठा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतनी छोटी सी लड़की से शादी किया, फिर उसके बाद आप इनके ऊपर हाथ उठा रहे हो। इतने रात को इन्हें बुखार है, आप देख नहीं रहे हो इसका पूरा बदन गर्म है। अब किस मसले को लेकर वो मार रहा था, हबीबा को नहीं पता, लेकिन इतना हबीबा गुस्से में कह देती है। जब गुस्से में ये बात कहती है तो ज़ाहिर खान भी गुस्सा हो जाता है और कहते हैं, तुम्हारी ज़बान तो बहुत चलने लगी, तुम भी तुम्हारे माँ के जैसे ज़बान चलाने लगी। हाँ, लगता है तुम्हें भी ठिकाने लगाना पड़ेगा जैसे तुम्हारा माँ को लगाया। ये बात सुनने के बाद हबीबा के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि हबीबा ने सुनी थी, हबीबा आस पड़ोस वाले से सुनी थी, खास करके एक उम्र दराज महिला, एक उम्र दराज औरत जो है उनके घर के बगल में रहती थी। हबीबा अक्सर उनके पास जाती और वो औरत जो है बहुत ही प्यार करते थे हबीबा को, बहुत ही प्यार से बातचीत करते थे, उसको बेटी मानते थे। इसीलिए हबीबा उस औरत के पास जाती थी और वो औरत कई मर्तबा कह चुकी है, जो बेटा मुझे तो इतना तो नहीं पता, इतना सच्चाई नहीं पता, लेकिन तुम्हारी माँ जो थी बहुत ही नेक औरत थी और बहुत ही भला इंसान थी। मुझे तो लगता है तुम्हारे अब्बू ने ही तुम्हारी अम्मी के साथ कुछ किया होगा और हादसे का बात बताया होगा। क्योंकि हबीबा जब अपनी माँ के बारे में पूछती थी तो ज़ाहिर खान कहता था, बेटा तुम्हारी माँ जो है सीढ़ी से फिसल कर नीचे गिर गई थी, चोट पहुँची थी और उसे हॉस्पिटल में लेके गया और उसके मौत हो गए थे। यही बात बताया गया था हबीबा को बचपन से। लेकिन इस दिन जब गुस्से में ज़ाहिर खान ने कह दिया, जो तुम्हें भी लगता है तुम्हारे माँ के जैसा ठिकाने लगाना पड़ेगा। अभी कहने के बाद हबीबा पूछने लगी, तो यानी लोग सच कहता है, लोग सच बोलता है, जो आप ही ने मेरे माँ को मारा, क्या ये सच है? आपने मेरे माँ के जान लिया? ये बात सुनने के बाद फिर ज़ाहिर खान बात पलटते हुए कहता, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस गुस्से में हूँ, इसीलिए मुझसे ऐसी बात निकाल गया। जाओ तुम हमारे मैटर में बातचीत मत करो, तुम्हें कोई हक नहीं हम मियाँ बीवी के बातों में आने का। हबीबा कहती है, ये तो ठीक है पापा, आप दोनों की मैटर में हमें बोलने का कोई हक नहीं, लेकिन आप इतना शोर मचा रहे हो और घर के अंदर रात के वक्त इस छोटी सी बच्ची के ऊपर हाथ उठा रहे हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए हबीबा अपने कमरे में चली जाती है गुस्से में। उसके बाद ज़ाहिर खान जो है जोया को खींचते हुए अपने कमरे में ले चले जाते हैं और हबीबा को नींद नहीं आ रही थी। उस दिन वो उस रात को बहुत ज़्यादा रोई, अपनी माँ को याद करी और अपनी माँ के बारे में सोचती रही। हो सकता है
वो चाची ने जो कहा और आसपास जो कहते हैं, भले किसी की हिम्मत नहीं अब्बू के सामने ये बात कहने का, क्योंकि अब्बू जो है बहुत रसूखदार इंसान है। इस वजह से अब्बू के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन अब हबीबा सोचने लगी, हो सकता है इस बात में कुछ सच्चाई हो, अब्बू ने ही मेरी अम्मी को मारा हो, और अब्बू का जिस हिसाब से इस जोया के साथ व्यवहार है, ऐसा ना हो रोज़ रोज़ मारता है पीटता है, इस जोया भी किसी दिन इसकी भी मौत हो जाए। लेकिन हबीबा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो सोचती है मुझे तो जोया पे मदद करना चाहिए। लेकिन मदद कैसे करेगी? मदद करने के लिए कोई तो रास्ता भी होना चाहिए। इसीलिए हबीबा उसी रात को सोच लेती है जो वो जोया के घर जाएगी, उसके अब्बू और अम्मी से मिलेगी। दूसरा ही दिन हबीबा जो है जोया के घर पहुंच जाती है, उसकी अम्मी और अब्बू से बातचीत करने के लिए। उनके घर बड़ी अजीब सा था। घर तो था बहुत पुराना, लेकिन घर में कुछ 2-4 नई चीज़ें थी, बाकी सब पुराना था। घर भी अच्छे नहीं थे। लेकिन हबीबा जब घर पहुंची, उसके घर में जोया के घर में पहुंची, जोया के अब्बू और अम्मी बैठी हुई थी। पता चला कि ज़ाहिर खान का बेटी आई हुई है, यानी उनके बेटी का सौतेली बेटी आई हुई है। इसलिए उनके लिए कुर्सी लगवा घर से कुर्सी लेकर आता है और बाहर ही बैठते हैं, क्योंकि घर का हालत ठीक नहीं था। अब बाहर बैठने के बाद अब हबीबा उन दोनों से पूछने लगते हैं, जो अब वो दोनों जो है चाय पानी का बंदोबस्त किया, लेकिन हबीबा कुछ लेने से इनकार कर देती है। तो मैं यहाँ कुछ राब्ता यानी बातचीत करने के लिए आई हूँ, और जोया के बारे में। जैसे जोया के बारे में बातचीत करने के लिए सुनती हूँ लोग, वो लोग को लगता है शायद अब जोया को माँ बाप को लगता है जो हो सकता है जोया ने कुछ गलती किया हो, शिकायत करने आई हो, बड़े घर की बात है। तो दोनों माता पिता कहने लगा, जो जोया के माँ बाप है कहने लगा क्या उनसे कुछ गलती हो, छोटी है माफ़ कर दीजिए। लेकिन इसमें हबीबा कहती है नहीं, गलती उनसे कुछ नहीं हुआ, बस मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ, आप दोनों ने मेरे अब्बू के साथ इस छोटी सी फूल सी बच्ची का शादी क्यों करवाया, जबकि आप लोगों को पता है मेरे अब्बा आधेड़ उम्र का व्यक्ति है, 44 साल उनकी उम्र है, और एक छोटी सी बच्ची 14 साल की बच्ची का शादी आपने मेरे अब्बू से क्यों कराया। बस मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप दोनों के पास आई हूँ। और आपको जानकर हैरानी होगी, आपकी 14 साल की लड़की आप पेट से है। इसे सुनने के बाद जो जोया की पिता है, उसका आँख भर आता है और वो वहाँ से उठ के कमरे के अंदर चली जाते हैं। जैसे कमरे के अंदर चले जाते हैं, तब जो है जोया की माँ रोने लगती है। हबीबा शांत कराती है, जो देखिए आप रोइए नहीं, बस मुझे सच जानना है, आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो 14 साल की लड़की का शादी इस आधेड़ उम्र व्यक्ति से आपको कराना पड़ा। तब जोया की माँ रोते हुए कहती है, बेटा मजबूरी नाम का भी कोई चीज़ होती है, जब इंसान के ऊपर हद से ज़्यादा मजबूरी आती है तब गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। हबीबा पूछती है, जो ऐसी भी क्या मजबूरी थी। तब जोया की माँ बताती है, कुछ समय पहले जोया बीमार पड़ा था। जोया बीमार पड़ने की वजह से हम लोगों के पास इलाज कराने का, हमारी एक लौती बेटी थी, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, खर्चा था बहुत। इसीलिए हम लोग को पता चला आपके जो अब्बू है ज़ाहिर खान साहब, हमारे जो दामाद हैं, वो सूद पर पैसा देता है, ब्याज पर पैसा देता है। इसीलिए हम दोनों मियाँ बीवी जो है आपके अब्बू के पास पहुँचते हैं और कुछ पैसा ब्याज पर लेते हैं। ब्याज पर लाने के बाद मेरी बेटी का इलाज कराते हैं। मेरी बेटी का तो इलाज हो जाता है, लेकिन जो ब्याज पे सूद पे पैसा लिया था, अब उसका टाइम हो गया था, उसका पैसा देना था, सूद भी चुकाना था, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा था ही नहीं। इनका अब्बा जितना कमाता है, जोया का अब्बा जितना कमाता है, वो तो घर में खर्च हो जाता है। इनके अब्बा के पास कोई अच्छा काम नहीं था। लेकिन यहाँ दिन ब दिन ज़ाहिर खान का आपके जो अब्बू है तकाजा बढ़ते जा रहा था, सूद भी बढ़ते जा रहा था। फिर एक दिन हम लोग का कुछ पुश्तैनी ज़मीन था, वो बेचकर जितना पैसा मिला उतने पैसा तो जो तुम्हारे अब्बू ने कर्ज दिया था वो चुकाया। आपके अब्बू का कर्ज का पैसा चुका दिया, लेकिन उसका जो सूद है, असल पैसा तो दे दिया, लेकिन सूद का पैसा बहुत ज़्यादा दिन हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा हो चुका था, सूद का पैसा चुका नहीं पा रहा था। इसीलिए एक दिन तुम्हारी अब्बू हमारे घर आता है और मेरी बेटी उसी वक्त हम लोग के साथ ही थे, हम लोग के साथ ही रहते थे, हमारी इकलौती बेटी है, घर पे ही रहती थी। मेरी बेटी को देखती है और कहती है कि पैसे की डिमांड मांग करने लगते हैं। तभी हम दोनों मियाँ बीबी जो है उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, जो हम लोग सूद के पैसा कहाँ से ला पाएंगे। तब ज़ाहिर खान, क्योंकि ज़ाहिर खान रसूखदार इंसान था, उनके आगे किसी का नहीं चलता। ज़ाहिर खान कहता है, ठीक है, अगर तुम सूद का पैसा नहीं दे पाओगे, ये कौन है, जोया के ऊपर नजर डालता। तो हम लोग कहते हो हमारी इकलौती बेटी, इन्हीं के इलाज के लिए तो पैसा मांगा था आपसे। तो ज़ाहिर खान कहता है, ठीक है, तुम्हारी बेटी मुझे पसंद है, इसका निकाह मेरे साथ करा दो। इसे सुनने के बाद हम दोनों को तो पैर तले ज़मीन खिसक गया, लेकिन करे तो क्या करें, सूद का पैसा तो नहीं चुका पाएंगे।
अब जाहिर खान के भी बारे में पता था, वो अपने पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इल्ज़ाम देकर मेरे पति को या हम दोनों को अंदर करवा सकता है, फिर उसके बाद मेरी बेटी का क्या होगा। यही सोच के हम दोनों पति पत्नी मियाँ बीवी जो है आपके अब्बू की बात मान लेते हैं और मेरी फूल सी बच्ची का शादी जो है तुम्हारे अब्बू के साथ करवा देते हैं, और बदले में तुम्हारी अब्बू सूद तो माफ़ कर देता है और बदले में कुछ पैसा भी देता है। जो घर के कुछ नई चीज़ें देख रहे हो उसी पैसा से आया हुआ है, और ये भी कहता है दोबारा तुम्हारा बेटी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे घर में मत आना, ये कह देते हैं। हम लोग भी सोचते हैं चलो बड़े इंसान के पास ये जाएगी, घर पे राज करेगी, एक लौती बेटी है, कौन माँ बाप नहीं चाहेगा जो उसकी बेटी ज़िंदगी अच्छे कटे और बड़े घर में शादी हो। ये बात हबीबा को पूरी बात पता चला, लेकिन हबीबा को ये नहीं पता था उसके बाप जो है सूद पे भी पैसा देता है, जबकि इस्लाम में सूद में पैसा देना यानी ब्याज पर पैसा लगाना हराम है। और हबीबा सोचती है मेरे अब्बू जो इतना पैसा होने के बावजूद भी फिर भी सूद पे पैसा लगाता है, और ये बात गांव वाले को भी मालूम है। गांव वाले पूरा कर्ज में डूबा हुआ है उस जाहिर खान के पास। जाहिर खान हर किसी का मदद करता है, लेकिन ब्याज पर पैसा देता है, सूद पर पैसा देता है, और जो सूद नहीं चुका पाता उसके ऊपर गलत व्यवहार करता है जाहिर खान। अब धीरे धीरे हबीबा को पूरी बात पता चला अपने अब्बू के बारे में। हबीबा सोचने लगी अब्बू तो बहुत गलत और घटिया इंसान है। फिर कुछ दिन जाने के बाद जब जोया की पेट बाहर आने लगी, क्योंकि वो गर्भ से थी, देखते ही देखते 8-9 महीना हो चुका था, तब जो है अब एक दिन वो गिर चुकी थी, उसको लेकर हॉस्पिटल गया, फिर दोबारा वापस आया। दोबारा वापस आने के बाद जाहिर खान कहती है हबीबा को, जो बेटा गांव में अगर कोई किसी औरत को बोलना जो 2-3 महीने के लिए हमारे घर में काम करे, घर का काम काज करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया जोया का जब तक डिलीवरी ना हो जाए उसे कोई काम ना कराया जाए, तो घर के काम काज कराने के लिए किसी औरत को बुलाना, घर का काम काज करे, बदले में चाहे वो कितने भी पैसा ले ले। अब ये सुनने के बाद हबीबा को थोड़ा अच्छा लगा, चलो कम से कम इस लड़की को तो थोड़ा आराम तो मिलेगी। इस हालत में भी उसे इतना काम करना पड़ता था, जब तक पिता घर पे रहता, अब्बू घर पर रहता, सब कुछ उसी को करना पड़ता। जैसे अब्बू घर से बाहर जाते तो हबीबा उसका हाथ बटाते, लेकिन हबीबा उस जाहिर खान के सामने बिल्कुल नहीं कर पाते थे, क्योंकि जाहिर खान उनका सख्त माना था, जो कोई भी काम मत करना, सब उसे ही करने देना। अब जब जाहिर खान खुद से कह रहा है जो इस कोई काम वाली को लेके आओ गाँव का, इसीलिए हबीबा जो है सोचती है चलो काम वाले को ढूंढते हैं। लेकिन दूसरा ही दिन सुबह जो है फिर से जोया गिर जाती है। अब यहाँ दिन बहुत ज़्यादा बीत चुका था, जबकि 9वां या 10वां महीने में किसी भी औरत का डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है जब वो गर्भ से होती है। लेकिन जोया का करीब 10 महीना 10 दिन के ऊपर हो चुका था, 10.5 पौने 11 महीना हो चुका था। हबीबा को पता था, हबीबा सोचती और जोया से भी बातचीत करती, जो अब तक तो बच्चा बाहर आ जाना चाहिए था, डिलीवरी हो जाना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जाहिर खान को एक दिन हबीबा कहती है जो अब्बू जोया का तो टाइम हो गया डिलीवरी का, लेकिन फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, लेकर जाना चाहिए, अब डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ये बात सुनने के बाद, हबीबा की बात सुनने के बाद जाहिर खान जो है जोया को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर भी वही बात कहता है, हाँ टाइम तो हो गया, अब इसका ऑपरेशन करके डिलीवरी करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन की बात सुनता है जाहिर खान इनकार कर देता है और जोया को घर लेकर आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था, जाहिर खान नहीं चाहता था जो ऑपरेशन करके डिलीवरी करे इसमें बच्चे का नुकसान होगा, और किसी भी कीमत पर जाहिर खान नहीं चाहता था जो बच्चे के ऊपर कोई नुकसान हो, इसीलिए वो ऑपरेशन करने से इनकार कर देता है। यहाँ जोया की तकलीफ बढ़ते जा रहा था, वो अब उठ नहीं पाती, बिस्तर पे लेटी रहती। तभी जो है जोया बहुत कुछ कहने के बाद एक दिन जो है जो जोया की बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ चुका था, हबीबा ऐसे देख के जाहिर खान को कसमें दिलाते जो अब्बू आपको अल्लाह की कसम आप जोया को लेकर हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर जो कहते हैं उसके हिसाब से कीजिए, नहीं तो इसकी मौत हो जाएगी, तो बच्चे भी मर जाएंगे पेट पे। ये बात सुनने के बाद जाहिर खान जोया को लेकर नर्स रूम में जाती है और डॉक्टर चेक करते हैं। डॉक्टर चेक करके कहते हैं जो फ़ौरन इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों के नुकसान होगा, एक तो बच्चे का भी होगा, दूसरे माँ का भी जान जा सकती है। अब जाहिर खान के पास कोई रास्ता नहीं था, आखिरकार जाहिर खान परमिशन देता है, कहता है ठीक है अगर ऑपरेशन करने से ही बच्चा पैदा होगा तो आप ऑपरेशन कीजिए, लेकिन हाँ बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जोया को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, बाहर हबीबा और जाहिर खान इंतज़ार करने लगते हैं। जब बाहर इंतज़ार कर रहा था जो जाहिर खान और हबीबा, जाहिर खान के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी था और हबीबा अब्बू को दिलासा दे रही थी जो अब्बू देखना कुछ नहीं होगा, लेकिन जाहिर खान इस पर कहती है नहीं कुछ ना होने की वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ जो तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें हमें एक लड़की दिया जो तुम पैदा हुई,
लेकिन देखना, मेरा दिल कहता है ज़ोया बेटे को जन्म देगी और मेरा वारिस बनेगा, मेरी सारी ज़मीन, मेरी जो प्रॉपर्टी है इसकी वारिस बनेगा, और मेरे कारोबार को जो तुम्हारा भाई पैदा होगा वही संभालेगा। हबीबा को ये समझ में आ गया, जो अब्बू इसलिए बेचैन है, वो ज़ोया को लेकर फिक्र नहीं कर रहे थे, बल्कि वो आने वाले बच्चे के लिए और एक बेटे के लिए वो इतना बेचैन थे, जो उनके वारिस मिल जाएगा और उनके बिज़नेस को संभालने वाला मिल जाएगा, और बेटे का चाहत में वो ये सब कुछ कर रहा था। इसीलिए ऑपरेशन करने नहीं देना चाहता था, जो बच्चे को नुकसान ना पहुँचे। हबीबा अब कुछ समय और बीता हॉस्पिटल के अंदर, दोनों इंतज़ार करता रहा। तभी जो है नर्स बाहर आती है, जो ऑपरेशन थिएटर का गेट खोला जाता है, और नर्स बाहर आती है। आने के बाद ज़ाहिर खान को इशारा करती है और कहती है, आपकी पत्नी का डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन आप अपने बच्चे को ना देखें तो ही ठीक है। से हबीबा कहती है, ऐसा कैसा, अपने अब्बू अपने बच्चे को नहीं देख सकते? तो नर्स कहती है, बात ही कुछ ऐसे है, आप चाहे तो एक बार देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन ज़ाहिर खान, आप अगर नहीं देखें तो ही अच्छा है। लेकिन ज़ाहिर खान कोई बात नहीं मानते। दोनों, हबीबा और ज़ाहिर खान, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है, और हबीबा पूछती है, हबीबा तो सबसे पहले पूछी थी नर्स को, जो ज़ोया कैसी है? तो नर्स बोली थी, ज़ोया तो ठीक है, ज़ोया को कोई तकलीफ नहीं है, ज़ोया सही है, सलामत है, लेकिन बच्चे को आप लोग ना देखो तो ही अच्छा। बच्चे को एक साइड में रखा था। दोनों जाते हैं, ज़ाहिर खान भी जाते हैं और हबीबा भी जाती है अंदर। ज़ाहिर खान किसी का नहीं सुनता। ज़ाहिर खान उस बच्चे को देखने के बाद ही फ़ौरन जो है गिर जाते हैं। गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है, उसको अटैक आ चुका था। उस बच्चे को देखने के बाद फ़ौरन जो है ज़ाहिर खान को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, दूसरे ऑपरेशन थिएटर में, उसी नर्सिंग होम के अंदर। उसको अटैक आ चुका था। उसके बाद हबीबा जब उस बच्चे की तरफ देखती है, हबीबा भी अपने कान में हाथ डाल लेती है, अपने कान में हाथ उंगली रख देते हैं और अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं। क्योंकि उस बच्चे को देखने के बाद, जब वो हबीबा ज़ोया ने बच्चे को पैदा दिया था, जितने भी डॉक्टर थे, नर्स थे, सब लोग सजदे में गिर गए थे। क्योंकि वो बच्चा जो है कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। उस बच्चे का शकल जो है एक अधेड़ उम्र व्यक्ति का शकल था, दाढ़ी मूछें सब कुछ था, लेकिन पूरा शरीर जो है एक जानवर का शरीर था। इसीलिए वो जिंदा तो था, जैसे ही वो जो शकल था वो ज़ाहिर खान का शकल का था। ज़ाहिर खान 44 साल में जिस शकल में वो व्यक्ति था, उस शकल में वो बच्चा पैदा हुआ था, और पूरे शरीर जो है जानवर के शरीर था। इसीलिए सारे डॉक्टर और नर्स कहते थे, तो आप लोग ना देखो, ये तो कोई बच्चा नहीं था, ये तो अल्लाह का अजाब है। अब यहाँ पे ज़ाहिर खान का भी ऑपरेशन होता है, उसका अटैक आ गया था। फिर उसके बाद उसका पैरालाइज हो जाते हैं, यानी उसका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। जिंदा तो था और आंख से आंसू निकाला था, ना कुछ बोल पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था, हिल डुल पा रहा था, बस आंख से आंसू निकाला रहा था, रो रहा था। फिर कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसे डिस्चार्ज कर देता है। यहाँ पे उससे पहले जो है हबीबा के शादी भी तय कर दिया था। जब हबीबा बगावत कर रही थी, हर बात पे टोकते थे ज़ाहिर खान को। ज़ाहिर खान जो है एक दिन हबीबा को कहता है, जो मैं तुम्हारा शादी के लिए फिक्स कर दिया, शहर में तुम्हारा शादी होगा, तुम परेशान ना हो, तुम्हें गांव में शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक लड़का देखा जो शहर में रहता है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत पैसा वाले हैं। तुम तो मेरे ऊपर बातचीत करते हो, लेकिन अपने पति से ज़बान मत चलाना। और मैं ये शादी तय कर दिया, फाइनल हो चुका है, तुम्हें इनकार करने की कोई ज़रूरत नहीं, और तुम इनकार कर भी नहीं सकती। यानी फैसला सुना दिया था ज़ाहिर खान ने हबीबा को लेकर, अपनी शादी को उसके शादी को लेकर। और हबीबा भी गुस्से में थी अब्बू के ये सारी हरकत को देखते हुए। उस छोटी सी बच्ची के ऊपर हाथ उठाते थे और ये सारे मामला मालूम पड़ा था। हबीबा भी सोचती है इस घर से निकल जाना ही अच्छा है। लेकिन जब शादी तय हो गया तो हबीबा पूछा भी नहीं कौन है, कोई किसके साथ शादी हो रहा है, फाइनल हो चुका था। तो लेकिन हबीबा के एक कलीग उसे फ़ोन करके बताती है, हबीबा तू इस शादी में कैसे राज़ी हो गई, तुझे पता भी है तेरे अब्बू किसके साथ तेरा शादी करवा रहे हैं? तो हबीबा पूछती है, मुझे तो नहीं पता मेरे अब्बू मेरा किसके साथ शादी करवा, लेकिन इतना कहा वो लड़का जो है बहुत पैसा वाला है और शहर में रहता है। तब उसकी कलीग जो है वो कहती है, तेरे अब्बू जो है तेरे शादी तेरे अब्बू के एक दोस्त से करवा रहे हैं, और उस व्यक्ति का उम्र जो है तेरे अब्बू के उम्र का ही है, और वो तेरे अब्बू के बिजनेस पार्टनर है। तेरे अब्बू फ़ायदे के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तुझे भी आज दांव पर लगा दिया। इसे सुनने के बाद हबीबा बहुत रोई थी और अल्लाह के सामने फरियाद किया था। अब्बू के लिए बद्दुआ निकाल रहे थे, क्योंकि गांव वाले तो ज़ाहिर खान को बद्दुआ करते थे और साथ में उसके बेटी को भी करते थे। यह हबीबा को पता था। जो
अब्बू गाँव वाले के साथ जो करता है, हर कोई बद्दुआई करते, भले ही सामने से कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उनका दिल बद्दुआ ज़रूर देता होगा। और जब ये बात सुना, हबीबा का फैसला एक आधी उम्र के व्यक्ति के साथ बिज़नेस में फ़ायदे के लिए उसके अब्बू ने तय कर दिया, तब हबीबा के भी दिल से बद्दुआ निकली थी अपने अब्बू के लिए। अब शादी करीब आ रहा था, लेकिन उससे पहले ज़ोया का डिलीवरी के समय ये सारे हो जाता है और ज़ाहिर खान बेल चेयर पकड़ लेता है। अब हबीबा उसके बाद ये शादी तोड़ देती है। हबीबा सोचती है अब घर पर तो कोई नहीं है। उसके बाद ज़ोया को जो है हबीबा, क्योंकि ज़ाहिर खान कुछ बोलने का लायक नहीं था, ना तो हिल-डुल पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। पूरी ज़िम्मेदारी जो है घर का हबीबा के ऊपर आ जाती है और हबीबा जो है ज़ोया को उसके अम्मी और अब्बू के पास भेज देता है और मोटी रकम दे देता है उन लोगों को, जो तुम लोग अपनी बेटी की शादी जो है किसी दूसरी जगह किसी लड़का के साथ करवा देना। ये बात कह के कुछ पैसा दिया था। उसके बाद हबीबा तो शादी तोड़ दिया था। फिर हबीबा सोचती है उसके अब्बू का देखभाल वो खुद करेगी, लेकिन कुछ दिन देखभाल करते करते ज़ाहिर खान के अंदर कोई सुधार नहीं था। ज़ाहिर खान कोई बोल नहीं पाता था, लेकिन आंखों के इशारे से वो अपने बेटी के साथ बातें करती थी। बेटी समझ जाती थी जो अब्बू क्या कहना चाहते थे। अब्बू क्या कहना चाहते थे हबीबा समझ जाती थी, बेटी थी आखिर। अब्बू जो है उसके ज़ाहिर खान जो भी किया था उसका पछतावा हो रहा था उसे। वो माफ़ी मांग रहा था आंखों ही आंखों में, बस दिन रात रोते रहता था और तौबा करने की कोशिश करता, ऊपर देखता रोता, यानी अल्लाह ताला की तरफ देखता और रोते रहता। हबीबा बखूबी समझ रहे थे, लेकिन अब्बू की इस तकलीफ से नजात कैसे पाए? ये तो अल्लाह का कहर था, अल्लाह का अज़ाब था। जो ज़ाहिर खान किया करते थे, जो उस जोया के साथ किया था, जो हबीबा के माँ के साथ किया होगा, जो गाँव वाले के साथ करते हैं, ना जाने और किन किन लोगों के साथ ज़ाहिर खान ने अपनी दौलत के चलते, अपनी दौलत को बढ़ाने के खातिर ये सारी हरकतें किया करते थे। इस वजह से हबीबा कभी कभार नमाज जब भी वो नमाज़ पढ़ती, कभी कभार उसके दिल से दुआ निकालती, जी अल्लाह, जब वो दुआ मांगती अब्बू के लिए, जब अब मेरे अब्बू को सही कर दे या फिर तो अपने पास बुला ले, क्योंकि अब्बू के ये दुख, ये तकलीफ आप मुझे दिखाने जा रहे हैं। एक बेटी अपने अब्बू के लिए नमाज पे बैठ के दुआ मांगती, जो अल्लाह ताला मेरे अब्बू को इस दुनिया से अपने पास बुला ले, क्योंकि ज़ाहिर खान की तकलीफ़ जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था और ज़ाहिर खान इस तकलीफ़ को ना किसी को बयां कर पा रहा था, ना दिखा पा रहा था, क्योंकि वो ना तो हिल पा रहा था, ना इशारा कर पा रहा था, बस उसकी सांसें चल रही थी और उसकी बेटी उसकी तकलीफ़ हबीबा बखूबी समझ रहे थे। इसीलिए जब भी वो नमाज में जाती उसके अब्बू के लिए दुआ मांगती। तो ये था वो पूरी कहानी। उसके कुछ दिन जाने के बाद ज़ाहिर खान का इंतकाल हो जाता है और हबीबा लोगों से, गांव वाले से सारे कर्ज जिन को दिया था ज़ाहिर खान ने, सारे माफ़ करा देती है, क्योंकि ज़ाहिर खान के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हबीबा बहुत नेक लड़की थी। हबीबा सारे गांव वाले का कर्ज माफ़ कर देता है और सारे लोगों से यही दुआओं में याद रखने के लिए और अपने अब्बू के बारे में कहते हैं, जो ज़ाहिर खान मेरे अब्बू जो थे उनके लिए दुआ मांगना, उनके लिए दुआ करना, जो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे, उसको मग़फ़िरत कर दे और उनको जन्नत नसीब करे। यही लोगों से कहा करती और जो भी गरीब होते, जिसको मदद की ज़रूरत पड़ती, हबीबा मदद किया करती, क्योंकि ज़ाहिर खान बहुत ज़्यादा दौलत कमाया था, दौलत का कोई कमी नहीं थी और हबीबा ऐसे ही किया करती और आज भी लोगों से फरियाद करती, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती उनको दौलत देते, जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती उसकी मदद करते और उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते, जो आप मेरे अब्बू के लिए दुआ करना। बहरहाल ये था वो पूरी कहानी जो कराची शहर का था, पाकिस्तान का ये कहानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा में कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा का आईडी स्टोरी बाय रहमान से आपको मेरा इंस्टा में अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाकर सर्च करोगे तो मेरा आईडी दिखेगा, आप वहाँ पर जाकर मैसेज के ज़रिए बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।